साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। आज हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की डिटेल्ड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि मैं अपने जो जेआरएफ की जर्नी है उसको आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। जिसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग के द्वारा दिए गए हैं और कुछ हमने बनाए हैं कि लर्नर्स को क्या क्या क्वेरी रहती है कि जब वो अपने पेपर को दे रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम देने जाते हैं या आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स वो कैसे जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं अभी एमएड कर रही हूँ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ नेक्स्ट जो है, मैंने जो जेआरएफ है मेरा वो एजुकेशन से ही निकाला है। और एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, अगर आप जेआरएफ देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का पेपर देना चाहते हैं, तो अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं, अगर आप पीजी अपीयरिंग में हैं तो भी आप दे सकते हैं, और अगर आपका पीजी मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है तो भी आप यूजीसी नेट का ये पेपर दे सकते हैं। प्रिपरेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप प्रिपेयर कैसे करें, और ये स्ट्रैटेजी डिफ़र होगी अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं और अगर आप सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। बेसिकली मेरा जो ये अटैम्प्ट था जिसमें मेरा जेआरएफ हुआ, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। बट प्रिपरेशन जो थी, जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जब मैं एमएड में फर्स्ट सेमेस्टर में थी तभी मैंने दिया था अपना, तो वो एक काफ़ी हसल में था कि हाँ चलो दे देते हैं, देखते हैं कैसे होगा। बट उसमें भी मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। बेसिकली फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपने नोट्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया था, नोट मेकिंग पर। तो प्रिपरेशन मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे रहा है। और इसके साथ ही मैंने जो है कि अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसके थ्रू आगे अभी हम लोग देखेंगे। सिलेबस, आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर मेरे सिलेबस की हार्ड कॉपी है, पेपर 1 एज़ वेल एज़ पेपर 2 दोनों की। इससे क्या होता है कि आपके पास एक बिल्कुल डायरेक्शन होती है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको कितना हेल्प कर रही है। जैसे कि अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल पे दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कोई भी कंटेंट, तो आपको ये पता होगा कि वो आपके सिलेबस के अंदर की चीज़ है या नहीं, या कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको कितने डेप्थ तक पढ़ना है, ये चीज़ आपको ये सिलेबस इंश्योर करती है। तो मेक इंश्योर आप इस चीज़ को करिए कि आपके पास एक सिलेबस की हार्ड कॉपी हो, और जो भी टॉपिक्स आप गो थ्रू हो उसको आप हाईलाइट कर दो। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसमें हाईलाइट भी कर रखा है, अगर आपको दिखे तो, कि जैसे जो टॉपिक को मैंने कभी नहीं देखा, जब मैं एमएड में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे हैं, तो मुझे जो चीज़ नहीं आई पहले मैंने उसके तरफ अप्रोच किया। वो आपका इंडिविजुअल अप्रोच हो सकता है कि आप कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं। तो आप जिन जिन पोर्शन को कवर करते जाएँ, आप उनको एक बार हाईलाइट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आगे की अपनी प्रोसेस में उस चीज़ को देख सकते हैं और फिर रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड हमें क्या ज़्यादा बेटर पड़ेगा। देखिए मेरे लिए ऑफ़लाइन मोड ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, ऑनलाइन अच्छा होता है। जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था वो मेनली ऑनलाइन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, कैसे करूँ। तो उसके लिए आई लिटरली थैंक्स टू इनकलकेट लर्निंग, जो आपको यूट्यूब वीडियोस दिख जाएंगे रवीना जी के, तो मैंने उनके ही वीडियोस को देखा फर्स्टली, और सिर्फ उनके ही देखा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था। एंड आई ऑल्सो स्कोर्ड अ वेरी गुड स्कोर। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 186 मार्क्स थे, और उसमें जो है मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे और मैंने पूरे उनके ही वीडियोस देखे थे और कहीं से भी कुछ नहीं देखा था। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ऑनलाइन किया था, बट वहाँ से फिर मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया। सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट आते आते अब मैं पूरी तरीके से सिर्फ मेरा जो नोट्स है मैं उसको अपडेट करती हूँ ऑनलाइन के थ्रू। बाकी जितना रिवीजन हो या कोई भी चीज़ हो मैं पूरी तरीके से अपने नोट्स पे ही देखती हूँ। और अभी मैं आपको शो भी करूँगी कि कैसे आप अपने नोट्स को बनाएं, ताकि वो आपके लिए फ्यूचर में आप कितने ही अटेम्प्ट्स तो आप उसमें अपडेशन कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। सो मेरे लिए ऑफलाइन है, आप अपने ले जा सकते हैं कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग किससे होगी, एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके साथ आपका मोड कुछ भी हो, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मैं अपने संस्थान की बात करूं तो हमें यहाँ पर थ्रू द इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, और हमारा जो ये करिकुलम है, जो जिस कोर्स को मैंने लिया है एमएड, ये भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो अलाइन कर, हमारा एमएड का करिकुलम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलाइन है कि जैसे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे प्रोफेसर्स थे, जो चीज़ उन लोगों ने हमें पढ़ाई, वो भी हमारे थ्रू आउट द नेट जर्नी भी काफ़ी यूज़फुल रहा। अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो इसमें भी काफ़ी हेल्प होती है कि आप क्या करिकुलम पढ़ रहे हैं।
तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में भी होता है कि अगर आप अपने सिलेबस को, जो कोर्स है, अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक साइड आपका जो है नेट वो अच्छा होगा। तो इसके बाद है कि नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, तो ऑफ कोर्स नोट्स बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं सो यू आर नॉट गोइंग ऑन अ लॉन्ग रन रेस। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास आपकी ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। वो जो पॉइंट है वो है नोट्स का। सबका अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। जो मेरा तरीका है वो यही होता है यूजुअली, जो मैंने आज तक किया है, कि मैं फ़्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग, इस पर बहुत फोकस करती हूँ, लेकिन तब जब उस कंटेंट में मुझे मास्टरी हो जाती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने नेट का नोट्स बनाए थे तो मैंने यूजुअल ही ऐसे बनाए थे, बट हमेशा जब मैं कोई भी टॉपिक लिखती हूँ तो उसके पास में मैं थोड़ी सी स्पेसिंग और गैपिंग छोड़ देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा में बाद में जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले तो मैं उसको क्या करूँ, उसमें ऐड ऑन कर दूँ। उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ एक पॉइंट जो कि आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी पेपर 2 की ही कॉपी पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया। बट उसके बाद एट द एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड, वो मैंने उसी पॉइंट के बाद ही लिखा हुआ है, जिससे जब आप अपने नोट्स को रिकॉल करेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा PYQ लिख करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा है। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका माइंड एक मेकअप करने में कि जो टॉपिक को आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा, एग्जामिनर या UGC वाले उससे कैसे क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं। इसके अलावा सिग्नलिंग थियरी है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन की एग्जैक्टली लाइन है मैंने उसको ही कॉपी में लिखा है। इससे आपका जो ब्रेन है वो उस क्वेश्चन को टैकल करने की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वो अधिक फेमिलियर लगेगा और आप सही ऑप्शन की तरफ ज़रूर जाएंगे। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना गैपिंग इसीलिए है ताकि नेक्स्ट में, फ्यूचर में जब मैं और बार अटैम्प्ट दूँ या जब मैं लिखूँगी तो हो सकता है उससे अधिक क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को लिख करके, तो इससे मेरे नोट्स को अपडेट होने के लिए अच्छा है। और अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप चाहें तो स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो नोट मेकिंग में आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी नोट्स बनाएं तो हमेशा थोड़ी स्पेसिंग का ध्यान रखें कि आप थोड़ा स्पेस छोड़ दें, ताकि कोई भी चीज़ जो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिल रही है उसको वहाँ पे ज़रूर लिखें। वो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपके मार्क्स को भी गेन कराएगी। जो छोटे छोटे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा छोटा मिस्टेक से रह गया, या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से रह गया, वो क्यों, दैट सिली मिस्टेक वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि हम टॉपिक तो थियोरेटिकल में पढ़े होते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू क्वेश्चन तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसका तो ये वाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और इसके साथ ही जो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। आपका टाइम मैनेज कॉम्प्रीहेंशन का है कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर गुड एट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सिर्फ आपके वो 15 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट अगर आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ करके, किसी स्टेटमेंट को पढ़ के आप कितना जल्दी ग्रास्प करके उसके मीनिंग को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ये आपको थ्रू आउट द पेपर हेल्प करेगा। तो अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है सो देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करें तो उसमें भी आपको यही करना है कि आप कितना अच्छे से और कितना जल्दी चीज़ों को समझ करके उसके मीनिंग को निकाल करके और जो क्वेश्चन पूछा है एज इट इज़ उसको आप कैसे जो है रिप्लाई कर पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसके साथ ही फिर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है उसको आपको बढ़ाना है, जो कि दिन प्रतिदिन ही बढ़ेगी जब आप रेगुलरली स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको जो है तुरंत अपने दिमाग में ग्रास्प करने की टेंडेंसी को ले आएंगे। तब आपका टाइम वहाँ से बचेगा और तब उस टाइम को आप ले आएंगे। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो ये सॉल्व होगा प्रैक्टिस के थ्रू। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ईजी है, अगर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस के अलावा देयर इज़ नो एनी अदर वे। तो DI के लिए जो मैंने अप्रोच किया था, तो देखिए DI के क्वेश्चंस मेरे भी अधिकतर सही नहीं हो पाते हैं। तो इस केस में मैंने जो है रजत सर की क्लास की थी फॉर DI एंड रीजनिंग, टू बी वेरी श्योर। वो काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट है, उड़ी बाबा, तो उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। उनसे मेरी मैथमेटिकल रीजनिंग की पोर्शन मेरी अच्छी है, तो वहाँ से वो भी अच्छा हुआ कि मेरे रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत नहीं होते, और DI को भी मैंने एक अलग अप्रोच से देखा। बट
आपको अगर समझ में आता है तो वो बेटर है, अदरवाइज़ आप कई सारे यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं जहाँ पे आप इजीली DI को देख सकते हैं। बट DI हमेशा प्रैक्टिस करें, तकरीबन 1 महीना 2 महीना आप रेगुलरली DI को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका DI अच्छा हो जाएगा। रिसर्च के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सो रिसर्च के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको रिसर्च की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप जब PG लेवल पे होते हैं तो अपने कोर्स के करिकुलम को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च आता है। यू हैव टू मेक अ डिसर्टेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे क्या करें, अपने टॉपिक्स को विद इन द क्लास अगर आप कर रहे हैं रेगुलर स्टडी में, तो आप वहाँ पे क्लियर करें। वहाँ की क्लैरिटी आपको UGC नेट के पेपर में भी काम आएगी। और अगर जब हम ये बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, सो उसमें भी रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पेपर 1 में, रिसर्च इन एजुकेशन आपका पेपर 2 में, अगर आप एजुकेशन से हैं तो दोनों के दोनों आपके जो है 2 यूनिट कवर करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो है 10 क्वेश्चंस हैं, तो वो यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस क्या होती है, फिड्यूसरी लिमिट क्या है, इसके अलावा कुछ बेसिक जो आपके फॉर्मूला हैं वो आपको हमेशा पता होने चाहिए कि T² आपका T स्कोर का क्या होगा, 10Z + 50। इसके अलावा अगर आपको रिलायबिलिटी पता करनी हो तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपको हमेशा याद हो, क्योंकि अगर आपने पेपर पैटर्न देखा हो तो 18 के बाद से इन लोगों ने जो आपका मैथमेटिकल है उसको तो थोड़ा कम पूछा है, बट इनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके पेपर में आए या ना आए। तो आप बेसिक जो आपका है उसको आपको ज़रूर करके जाना है रिसर्च को। और रिसर्च में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और सैम्पलिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में विदाउट एनी हेजिटेशन आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आपको अपना पेपर अच्छा करना है तो। इसके अलावा मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने तीनों अटैम्प्ट में आज तक एक सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया है। सो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो मुझे, क्योंकि वो लगता है कि जितना टाइम मैं मॉक टेस्ट में दूंगी उतना टाइम जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या जो टॉपिक की क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैं उनमें दे सकती हूँ। बट रेदर इफ़ यू फील कि नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिया है और मेरा सब कुछ अच्छा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर मॉक टेस्ट। बट मैंने ये सब मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मैं इसके ऊपर सजेस्ट ऐसे एज सच नहीं कर रही हूँ। कितने टाइम में नेट JRF हो सकता है? इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। अगर आप चाहो तो आप 1 महीने में दे सकते हो, 2 महीने में आप प्रिपेयर करके 3 महीने में, अदरवाइज़ आप 1 साल भी लगा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लैरिटी कितनी जल्दी बनती है, आपका प्रीवियस नॉलेज कितना अच्छा है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज़ नो सच टाइम लिमिट फॉर दैट। कितने ईयर के PYQ को सॉल्व करना चाहिए? आप जिस ईयर देने जा रहे हैं उससे तकरीबन आप मान के चलिए तो 4 साल तक के PYQ को आपको पूरा देख कर ही जाना है। आपका 2 शिफ्ट में, 1 साल में 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम 4 से 5 साल के ज़रूर करने हैं। इसके अलावा और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू भी आप ऐसे एग्ज़ाम्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, फील बेटर, और आपको अच्छा फील होगा और आपको स्ट्रेस मैनेज आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेम स्कोर आके बार बार आ रहा है कि नहीं, आपका 200 क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है, 190 या 192 इतने पे ही रह जा रहा है स्कोर, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चंस की एनालिसिस करें कि किस पॉइंट में जो यूनिट है 10 के 10 आपके पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वीकनेस कहाँ आ रही है, किस यूनिट से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस यूनिट को आप ज़रूर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें। और इंश्योर करिए कि सिर्फ पेपर 2 ही नहीं, पेपर 1 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 के क्वेश्चंस तो सही होते हैं बट कभी कभी आपका रिजल्ट पेपर 1 की वजह से ख़राब हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर बुक्स, एक बार हिना दबार की बुक पढ़ी थी ड्यूरिंग माई सेकेंड अटैम्प्ट, उसके बाद मैंने कोई और बुक एज सच नहीं पढ़ी है। हाँ, अपने एकेडमिक में जब मैं कोर्स के दौरान काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हूँ, बट बेसिकली UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दूसरी किताब नहीं पढ़ी है। तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आता हो अच्छे से, अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को नहीं रेफ़र कर रही हूँ। तो इसके साथ ही अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं आप कैसे कर रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।